हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज क्या करते हैं कि एक आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित मैं ये सोचा है कि थोड़ी बहुत आपको समराइजेशन कर दें, उसके बारे में समरी को देख लेते हैं और छोटे छोटे प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं आज। तो क्या होगा कि आपने 10 या 11 जो वीडियो देखे उनसे संबंधित आपको याद तरोताज़ा हो जाएंगी। क्या चीज़ आपको याद है, क्या चीज़ आपको याद नहीं है, कौन सी चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता है और कौन से टॉपिक से क्या संबंधित प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। आज छोटे छोटे बारे में समरी चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो चैप्टर है स्थिर विद्युत की के बारे में आपने शुरुआत से लेकर एंडिंग तक पूरा पढ़ा, उसी की आज समरी लेंगे। इस समरी के बारे में मैं हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, तो आपके भी क्या है ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। और ये जैसे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो ये आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा, जब भी कोई कंपटीशन में प्रश्न आए उससे संबंधित आपके लिए एक एडवांटेज होंगी। ये जरूरी नहीं है कि 12th क्लास के एग्जाम होने से ये फायदेमंद होता है। इससे संबंधित बहुत सी कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। आपकी एयरफोर्स हुई, नीट हुई, IIT, JEE या स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम होती है तो फिजिक्स से संबंधित किसी न किसी प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो आज अपन क्या करते हैं, एज ए कंपटीशन लेवल की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो तो था आपका सिलेबस के थ्रू। आज चलते हैं समराइज की तरफ कि इस चैप्टर को कैसे समराइज करके और कैसे इस चैप्टर को याद किया जाता है। तो ध्यान से देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं छोटे छोटे बिंदु लेकर। तो शुरुआत की थी स्थिर विद्युत की, तो टॉपिक डालते हैं स्थिर विद्युत की। देखो ध्यान से, स्थिर विद्युत की। अब आपने ये देखा कि स्थिर विद्युत की का मतलब होता है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश के ऊपर जो अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं या उसके बारे में प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर इसका एक तरह से संधि विच्छेद देखा जाए तो आपको यह पता चल रहा है स्थिर विद्युत। यह कहां से पैदा होगी? यह पैदा होगी जब कोई आवेश कांस्टेंट हो या रेस्ट हो या कुस्थित हो, उसके अंदर कोई वेलोसिटी ना हो, कोई वेग ना हो आवेश में। तो इस पर जो अध्ययन करते हैं, इसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है या इसके ऊपर क्या प्रयोग किया जाता है, इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत की। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना क्या टॉपिक के बारे में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले समझा आपने स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की का मतलब होता है स्थिर विद्युत। ये कहां से पैदा होती है? आवेश के माध्यम से पैदा होती है। तो स्थिर आवेश का मतलब है जब कोई कांस्टेंट चार्ज हो या कोई स्थिर आवेश हो, उसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। अब दो प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक तो होता है गतिमान आवेश, एक होता है स्थिर आवेश। तो एक तो आपका पार्ट हो गया स्थिर आवेश, एक हो गया गतिमान आवेश। अब स्थिर आवेश में तो क्या उत्पन्न करती है? स्थिर आवेश में विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न होती है, विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न। और गतिमान आवेश में क्या है? जब कोई चार्ज v वेग से गतिशील है तो यह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत अक्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जब कोई आवेश v वेग से जब गतिशील हो जाता है तो वो क्या है? विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं गतिमान आवेश। अब विद्युत अक्षेत्र व चुंबकीय दोनों का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक जब कोई आवेश त्वरित होता है, त्वरित का मतलब वो कंटिन्यू विवेक से नहीं गति कर रहा है, कभी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कभी अप डाउन होती है। इस प्रकार के जब चार्ज होते हैं जो क्यू वेग से जब कोई गतिशील होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, वो त्वरित होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत अक्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय तरंग, यह आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। यह तो था आपकी शुरुआत।
अब इससे आगे बढ़ते हैं आवेश। आवेश क्या है? क्योंकि आवेश के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो तो यहां से आपको पता चल गया आवेश क्या चीज है, या इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या विद्युत आवेश है, इसकी परिभाषा देखिए क्या उत्पन्न करता है। यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई विद्युत आवेश, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जब एक साथ उत्पन्न करते हैं, इस पार्ट को अपन बोलते हैं विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का योगदान कहाँ होता है? स्थिर विद्युत की में। स्थिर विद्युत की में क्या है? अलग अलग इसके पार्ट है। जब कोई चार्ज कांस्टेंट है या जब कोई चार्ज रेस्ट एरिया में, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई चार्ज विवेक से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब कोई चार्ज विवेक से गतिशील है पर वो एक समान रूप से नहीं है, त्वरित गति है या एक्सेलरेशन है, तब वो क्या है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, यह प्रभाव उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आवेश के प्रकार। अब आवेश के जो प्रकार हैं वो दो हैं। अब दो प्रकार में कौन सा आवेश आ गया? देखो ध्यान से, एक तो आपका आवेश आ गया धनात्मक, धनात्मक आवेश। एक हो गया ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश को व्यक्त करते हैं प्लस क्यू से और ऋणात्मक आवेश को करते हैं माइनस क्यू से। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है और ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि होती है। ये इसके प्रकार है। अब धनात्मक आवेश को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस क्यू जो आवेश है, इनमें विद्युत बल की रेखाएं वो बाहर की दिशा में होती हैं, विद्युत बल रेखाएं बाहर की दिशा में होती हैं। और ऋणात्मक आवेश में विद्युत बल की रेखाएं ये अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। अब आपको पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश को प्लस क्यू से व्यक्त किया जाता है और ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू से व्यक्त किया जाता है। और जो धनात्मक आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की दिशा में होती हैं और यहाँ विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। अब इनसे एक डिस्कस और निकलता है कि जो समान परिणाम के आवेश है, ध्यान से देखना कि जब कोई प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश अगर जब दोनों पास पास में होंगे तो इनमें एक दूसरे आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों आवेशों में क्या बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। और जब यह आवेश प्लस है और जब यह आवेश माइनस है, इन आवेशों के अंदर आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि समान परिणाम के आवेश हो, जिनके मान समान हो, जिनकी दिशाएं समान हो, उनके मध्य लगने वाला बल वो प्रतिकर्षण बल होता है। और असमान आवेश के मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये आपके प्रकार हो गए, इनके बारे में व्याख्या हो गई। अब ये आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इस आवेश के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से,
अभी यहाँ तक देखा आपने आवेश के प्रकार और समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण बल, असमान आवेश में आकर्षण बल। अब देखते हैं आवेश को आवेशित करने के तरीके। नया टॉपिक शुरू हो जाता है, आवेश को आवेशित करने के तरीके। देखो बच्चों, आवेश को आवेशित करने के 3 तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है घर्षण विधि से, एक किया जाता है चालन विधि से, एक किया जाता है प्रेरण विधि से। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो तो होगा घर्षण विधि से। दूसरा हो गया आपका चालन या चालक विधि। इसको छोटा कर लेते। तीसरा पार्ट आज आपका प्रेरण विधि। अब घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्टर, और ए को बोलते हैं इंडक्शन। अब घर्षण विधि से देखो बच्चों क्या है कि दो कुचालक वस्तुओं को जब आपस में संपर्क कराया जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। इस विधि को बोलते हैं घर्षण विधि। इन घर्षण विधि में क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो ध्यान से। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो जैसे बिल्ली की खाल है। अब जो बिल्ली की खाल है इसको किससे रगड़ेंगे, प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़। अब एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ यह तो जाएगी ऋणावेशित छड़ और यह जाएगी धनावेशित। तो इससे पता चला कि बिल्ली की खाल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यह प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी। जैसे सूती वस्त्र है, कांच की छड़ है, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इनको आप आपस में, कांच की छड़ हुआ, एबोनाइट की छड़ हुई, कांच की छड़ धनात्मक हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाएगी। यह आपका पार्ट हो गया घर्षण विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन। अब बात करते हैं चालन या चालक विधि, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर के नाम से पता चलता है, कहने का मतलब कंडक्टर वो होते हैं जो पदार्थ में विद्युत धारा का चालन आसानी से करते हैं। तो इसका मतलब इनमें जो वस्तुएं हैं वो चालक होंगी। इन चालक वस्तुओं में क्या होगा कि इनमें जो आवेश की जो मात्रा है वो क्या असमान होगी, या किसी में आवेश की मात्रा होगी, किसी में आवेश की मात्रा नहीं है। अब इन दोनों चालक वस्तुओं को जब आपस में संपर्क कराते हैं, संपर्क कराने से क्या होगा, इनमें दोनों का जो आवेश है वो आदान प्रदान कब तक होगा, जब तक इन दोनों आवेशों का मान बराबर ना हो जाए तब तक ये आदान प्रदान होते हैं। आदान प्रदान होने का मतलब अधिकतम से न्यूनतम की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आवेश मूव करते हैं, और कब तक मूव कर रहे हैं, जब तक दोनों का आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ज्ञात करते हैं Q डैश बराबर Q1 Q2, तो इसमें Q2 ले लेते हैं और बटा 2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इन दोनों चालक वस्तुओं का क्या है, आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। तीसरा पार्ट आ जाता है प्रेरण। प्रेरण विधि का महत्व यह होता है कि जब कोई चालक छड़ हो जो उदासीन गोले को बिना स्पर्श कराए या बिना टच कराए, यह वस्तु है, यह वस्तु चालक है, यह इस वस्तु को यहां से जब बिना टच कराए और इस हाथ की अंगुली है इसको आवेशित कर दी जाए, एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहां देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जब पहले परिभाषा बनाएं तो क्या बनाएंगे कि जब एक चालक छड़ या आवेशित छड़ उदासीन गोले को बिना स्पर्श कराए उस उदासीन गोले को आवेशित कर दिया जाए, इस विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि। जैसे एग्जाम्पल समझे आप कि आपकी ये जो छड़ है, यह छड़ क्या है, एज ए धनात्मक छड़ है, यह प्लास्टिक की छड़ है,
प्लास्टिक की छड़, ये आवेशित है। अब एक उदासीन गोला है और ये कुचालक स्टैंड पर है, ये तो हो गया कुचालक स्टैंड। और ये आपका हो गया उदासीन गोला। अब ये कह रहे हैं कि जैसे छड़ को जब पास में लाते हैं तो इसमें क्या है, इसके विपरीत प्रकृति का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकृति का प्रभाव के आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जो आवेश है इसमें ये पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस आगे की प्रोसेस को समझते हैं कि अगर यह जो नेगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के थ्रू नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये अर्थ में नेगलेक्ट हो जाता है और उधर से एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो आपका जो उदासीन गोला है वो एक समान रूप से ऋणात्मक हो जाता है। तो आपने क्या इस विधि से भी आप आवेशित कर सकते हो। ये बिना स्पर्श कराए है, ये स्पर्श करानी होती है। ऊपर की विधियों में क्या इसमें घर्षण कराना पड़ता है, इसमें स्पर्श कराना पड़ता है। ये बिना स्पर्श के आवेशित हो जाती है। ये इसके 3 प्रकार हो गए। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के समान प्रकृति में क्या उत्पन्न होता है, असमान प्रकृति आवेश में क्या उत्पन्न होता है और कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। ये 3 विधियां हो गई। इनसे थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या काम करती है, वो आवेश की प्रकृति का पता लगाने का काम करती है, जिसको बोलते हैं विद्युतदर्शी। मैं यहां से समझा देता हूं आपको कि विद्युतदर्शी क्या चीज है। ये एक प्रैक्टिकल करते हैं तो ये क्या है, आवेश की प्रकृति के बारे में बताती है। आवेश की प्रकृति के बारे में, आवेश की प्रकृति का मतलब कि यह आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये होगा कि समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकृति के आवेश में आकर्षण होगा। तो इसमें एक पत्ती लगी होती है, स्वर्ण पत्ती। जब ये समान प्रकृति के आवेश हैं तो ये पत्ती फैल जाती है, विच्छेदित हो जाती है, तब अपन को अनुमान हो जाता है कि ये समान प्रकार के आवेश है। और जब ये आवेश की प्रकृति विपरीत है तो ये पत्ती आपस में चिपक जाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें आवेश की जो प्रकृति है वो आकर्षण प्रकृति है। यह आपका विद्युतदर्शी से पता लगाया जा सकता है। अब आगे डिस्कस करते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे इस टॉपिक के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, आपको आवेश के आवेशित करने के तरीके पता चल गया और विद्युतदर्शी के बारे में आपको पता चल गया कि ये उपकरण किस तरह से काम में आते हैं। अब चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब इस नेक्स्ट टॉपिक को और देखते हैं क्या है। देखो, अब देखते हैं कि जो आवेश है, इस आवेश के बारे में छोटे छोटे मान के बारे में समझते हैं कि ये मान कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आप देखो, इनकी मात्रा के बारे में समझेंगे कि जो आवेश है ये क्या चीज है, आवेश को हमेशा क्यों से व्यक्त किया जाता है, और इसकी जो प्रकृति है वो अदिश राशि है। छोटे छोटे बारे में समझ लेना। और इसका जो मात्रक है वो आपका कूलाम है, और इसकी जो विमा है हो जाएगी A1 T1। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये इसका मात्रक हो गया, ये हो गया इसका मात्रक, ये इसकी हो गई विमा, और ये इसकी हो गई राशि, और ये इसका हो गया संकेत, कि संकेत से व्यक्त किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम, यह होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसकी ये विमा है और ये अदिश राशि है। और इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कूलाम। कूलाम ने खोज की थी। अब आवेश के छोटे छोटे क्या क्या यूज होते हैं। आवेश के अन्य मात्रक, एक तो ये होता है एक कूलाम, जिसको व्यक्त करते हो एक कूलाम। अगर एक
मिली कुलाम दिया हो तो आप 10 की घात -3 कुलाम से व्यक्त करते हो। 1 माइक्रो कुलाम तो 10 की घात -6 कुलाम, यहाँ ए नहीं है ये सी है। यहाँ नैनो कुलाम 10 की घात 9 कुलाम, यह होगा पिको कुलाम, यह होगा 10 की घात -12 कुलाम। एक तो ये छोटे छोटे मात्रक क्या होता है, जब कोई अंकिंग प्रश्न करते हो उस अंकिंग प्रश्न में बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। कई बार प्रश्न में है ना ऐसे दे दिया जाता है एक नैनो कुलाम, तब आपको पता चलना चाहिए कि नैनो कुलाम को जब कुलाम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान कितना होता है। ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं न्यूमेरिकल के तौर पे। और दूसरी बात यह है कि इनके जो मान है वो भी देख लीजिए कि 1 फैराडे में ये क्या आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसमें कितने कुलाम होते हैं, 96,500 कुलाम होते हैं। और कुलाम का छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, स्थिर विद्युत इकाई होती है, स्थिर विद्युत इकाई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ESU या फ्रैंकलिन। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है और इसका जो मान है वो 3 × 10 की घात 9 होता है। यह आपका मान हो गया जिसको ESU बोलते हैं, 1 कुलाम बराबर। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। यह आपको आइडिया हो गया, यह इसके मात्रक के बारे में जानकारी हो गई। अब आवेश के बारे में भी आपको जानकारी हो गई, क्या इसकी राशि है, क्या मात्रक है, कैसे इसकी विमा निकलती है। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आवेश के क्वांटीकृत राशि। ध्यान से देखो, आवेश का क्वांटीकृत राशि, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्वांटीकृत का मतलब होता है वह छोटा से छोटा मान, छोटे से छोटा मान, सबसे छोटा मान। जैसे इलेक्ट्रॉन का है तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन का बाय डिफॉल्ट मान होता है 1.6 × 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन कूलम। यह इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मान है, इस मान से और छोटा मान नहीं किया जा सकता है। तो अब आपको यह पता चल गया आवेश के क्वांटीकृत राशि का मतलब हो गया वह मान, वह छोटे से छोटे मान जो अन्य मान में विभक्त नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकृत राशि। एक आपका हो जाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, इस आवेश के संरक्षण सिद्धांत में क्या है, आवेश न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसे बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह नहीं है कि आप मेरे बैग में 10 किलो आवेश की मात्रा ले रखी है कि जिसको आवेश चाहिए वो आवेश ले लेना, अदरवाइज आवेश की मात्रा नहीं चाहिए तो मेरे को दे देना। ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति में मौजूद रहता है। जैसे देखो ध्यान से, ये आपकी हथेली हाथ है, जब आप आपस में घर्षण करवाते हो तो घर्षण से क्या होता है, आपकी जो ऊष्मा है वह हाथ से उत्पन्न होती है। जो हीट उत्पन्न होती है इससे आपको पता चलता है कि आपकी हथेली गर्म हो गई। कुछ समय के लिए वायुमंडल में चली जाती है हीट और आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो न तो आपने आवेश को हाथ से उत्पन्न किया और न नष्ट किया, एक रूप से दूसरे रूप में आपने आभास के तौर पे समझा उसी का। तो ये सिस्टम में मौजूद है आवेश, और इसी का नाम दिया होता है संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो पार्ट है, यह आवेश न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आपका हो गया आवेश का संरक्षण सिद्धांत। एक होता है बहु आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। इनमें देखो ध्यान से होता क्या, बहु आवेशों का अध्यारोपण में सिद्धांत में बहुत छोटा सा पार्ट है, बहु आवेशों अध्यारोपण का सिद्धांत।
इसमें क्या हो गया कि बहुआवेशों में अध्यारोपण का जो सिद्धांत है इसमें यह होता है कि टोटल जो बल है, ये आप देख सकते हैं कि F का जो मान है वो समस्त बलों के योगफल के बराबर होता है। ये इसका सामान्य फॉर्मूला हो जाता है प्लस प्लस डॉट एफ है। तो ये इसका क्या कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। ये आया कैसे वो थोड़ा सा चेक करते हैं कैसे ये यूज होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो F का जो मान है वो F1 F2 F3 प्लस प्लस Fn। तो इसका मतलब हो गया कि समस्त बल जो सभी बलों का योग और बीजगणितीय बल के योगफल के बराबर होता है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। इसका मतलब हो गया ये Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn। इस सिस्टम में सारे आवेश हैं, सारे आवेश मौजूद हैं। सारे आवेश मौजूद होने का मतलब ये हो गया कि समेशन Q है, यह तो होगा बीजगणितीय योग आवेशों का, और ये सारे आवेशों का योगफल है। तो आप इस योगफल को ऐसे लिख सकते हो, यह तो होगा भाई आवेशों का सिद्धांत, और यह हो जाता बल के ऊपर। जब कोई बल के बारे में पूछते हैं 11th क्लास में, फोर्स के बारे में देखा होगा आपने, गति की समीकरण उसमें यूज होता है। तो ये बल के बारे में हो गया, और ये चैप्टर जो आवेश है ये आवेश से संबंधित हो गया। तो इसमें सभी आवेशों का योग और बीजगणितीय योग आवेशों के बराबर होता है। इसे बोलते हैं बहुआवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यह योजकता का नियम में भी काम में आता है। कई बार कि आवेशों का जो योजकता का नियम है एडिशन, उसमें भी काम में आता है। और यहाँ जो अध्यारोपण का सिद्धांत था बल में, यहाँ कूलाम के नियम की सहायता से भी याद कर सकते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए पहले अपन बढ़ते हैं कूलाम का नियम, और ये कूलाम का जो नियम है ये कहाँ काम में आता है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कूलाम का नियम, देखिए ध्यान से। तो जो कूलाम का नियम है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कूलाम का नियम, अब कूलाम के नियम को डायग्राम से समझते हैं। दो स्थिर आवेश हैं, एक है Q1 एक है Q2, और इनके मध्य की दूरी r है। ये बिंदु A पर स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है। तो जो कूलाम का नियम है ना वो ये कहता है कि इन बलों के तो समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समानुपाती की जगह हटाते हैं तो K वर्ड यूज कर लेते हैं, Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, जिसमें K एक समानुपाती नियतांक है, उपात्य नियतांक है। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। अब ये जो आपका फॉर्मूला है वो K की जगह क्या रख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये समीकरण नंबर हो गई 1। तो ये कूलाम का जब ड्राइव करते हैं सूत्र, तो आपको पहले परिभाषा ऐसे याद करनी है कि दो स्थिर आवेश, उनके मध्य में लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल तो तब लगेगा जब ये दो आवेश समान है, आकर्षण बल तब लगेगा दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है। इनके मध्य की जो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे कूलाम का नियम कहते हैं, और ये आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र से संबंधित अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपके सामने, देखो ध्यान से। न्यूमेरिकल क्या है? पहले तो सिंपल लेवल से समझते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि Q1 का जो मान है वो 3 कूलाम है, और Q2 का मान है वो है 6 कूलाम, और R की जो दूरी है वो दे रखी है 2 मीटर, और कह रहा है कि F का मान ज्ञात करो। बल बताओ, कूलाम के नियम की सहायता से बल का मान ज्ञात करो। तो आपको जो दिया गया वो पहले रखकर आप कूलाम का जो फॉर्मूला है वो यह है कि Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर है। तो K का मान भाई डिफॉल्ट आपको पता ही है, 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान कितना? 3 कूलाम और 6 कूलाम। तो आप इससे गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 6, और R की दूरी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा 9 36 18, 10 की घात 9, और नीचे कितना जाएगा? 4। अब आप क्या करें, इन संख्याओं का गुणा कर सकते हो या ऐसे भी गुणा कर सकते हो। 9 27, और 27 को 6 से गुणा करोगे, ध्यान से देखो आप। 7 6 42 की 2 4, 12 4 16,
तो ये टोटल मान है वो 162 आ जाएंगे। 162 में 4 का भाग देंगे वो 10 की घात 9। अब बल है तो इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन आएगा। तो आप इसके माध्यम से ये आप बल ज्ञात कर सकते हो। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो आपको कह रहा है कि Q1 का मान है वो क्या है, मिली कुलाम है, और Q2 का मान है वो आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रो कुलाम है, और ये पूछ लिया जाए कि R की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर में है, तो कह रहा है कि बल ज्ञात करो। तो क्या चेंज कर सकते हो, ध्यान से देखो, इसी में चेंज कर रहे हैं। F बराबर K का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 9 × 10 की घात 9। ध्यान से देखिए Q1 का मान कितना है, 3 मिली कुलाम। मिली कुलाम को जब कन्वर्ट करते हो तो 3 × 10 की घात -3 कुलाम। और दूसरा Q2 का मान कितना है, माइक्रो कुलाम, तो 6 × 10 की घात -6। और दूरी कितनी है, 2 × 10 की घात -2। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हो तो 2 × 10 की घात -2 मीटर। क्योंकि मीटर में आपको लेना है अंकेश पद्धति के माध्यम से, तो आपका ये इक्वेशंस आ जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये न्यूमेरिकल आप करते हो, आपको ये चेक करना है कि दिया गया क्या है, वो सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो आप पहले उसको मीटर में बनाइए। मीटर में बनाने के बाद जैसे वो कूलॉम के नियम का सूत्र दे रखा है, उस सूत्र में आपसे क्या पूछ रखा है, क्या बल पूछ रखा है, या त्रिज्या पूछ रखी है, या आवेश की मात्रा पूछ रखी है, इससे संबंधित आपको प्रश्न करने। यह तो आपका सिंपल 2 विधि से बल ज्ञात कर रहे हैं। अब वो आपसे आवेश की मात्रा पूछ सकता है। देखो ध्यान से कैसे करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो फॉर्मूला वही ले रहे हैं अपन, F बराबर K Q1 Q2 इंटू R²। और डायग्राम लेना जरूरी है कि डायग्राम किन कंडीशन को यूज कर रहा है, इससे क्या है कि आपके डाउट्स भी साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे। ये आपका डायग्राम हो गया। अब मैं आपको मान दे रहा हूं, इस मान को साथ कर ये चेक करके बताना इसका क्या मान आ सकता है। ध्यान से देखिए, मैं दे रहा हूं F का मान दे रहा हूं 18 न्यूटन, और R का मान दे रखा हूं 3 मीटर। अब मैं कह रहा हूं Q1 Q2 का मान है Q, कह रहे हैं कि Q1 और Q2 का मान बोथ आर इक्वल है, वो क्या है, Q है। और आपसे क्या पूछ रखा है, R का मान आपको दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है, K का मान बाय डिफॉल्ट आपको आइडिया है। तो कह रहा है कि टोटल जो आवेश की जो मात्रा है वो बतानी है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि माना कि दो जो आवेश है वो समान प्रकृति के, इनके मान समान है, जैसे Q, इनके मध्य की जो दूरी R है वो 3 मीटर है, F है, इनके मध्य में जो लगने वाला बल है वो 18 न्यूटन है। तो कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल आवेश का मान जैसे ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या आता है, Q1 Q2 का मान जो भी है, Q का मान तो आपका फॉर्मूले में है, यहाँ तो जाएगा 18, K का मान है 9 × 10 की घात 9, और Q1 Q2 का जाएगा Q का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 3 का वर्ग। ध्यान से देखिए, दोबारा इस इक्वेशन को और सोल्व करते हैं। 18 9 × 10 की घात 9, नीचे आएगा 9 × Q का स्क्वायर, ये 9 से 9 कैंसल। तो अब आपका जो पार्ट है वो क्या आ सकता है, अब आपको Q² का मान चाहिए। तो Q² का जब मान चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 18 में ये बात नीचे चला जाएगा, 10 की घात 9, 1 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका जो पार्ट है वो आ जाएगा 18 × 10 की घात 9। तो ये Q² है, तो ये कूलॉम है, कूलॉम का मात्रक है। अब 18 × 10 की घात -9 है, तो अब आपके पास में क्या मान आएगा कि अगर 9 को आप क्या यूज कर सकते हो, 18 नैनो कूलॉम। अब इसका जब अंडररूट करते हो, Q बराबर √18 नैनो कूलॉम, या इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, 18 × 10 की घात 9 कूलॉम का स्क्वायर। तो क्योंकि ये कूलॉम का स्क्वायर है आवेश की मात्रा, तो ये जैसे इसको बाहर रखेंगे तो ये C आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा।
कहने का तात्पर्य है कि ये प्रश्न बहुत तरीके से बनते हैं। कभी आपसे वो आर पूछ लेगा, कभी आवेश का मान पूछ लेगा, कभी आपसे बल का मान पूछ लेगा, कभी वो सेंटीमीटर में देगा, आपसे मीटर में कन्वर्ट करवाएगा, तो कभी मिली कुलाम में होगा, माइक्रो में होगा, नैनो में होगा। इस तरह के माध्यम से आपको प्रश्न को कवर करने, तो कुलाम के नियम से इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि ये जो पार्ट पूरा होते ही अब आपको क्या है, छोटे छोटे पार्ट आते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, उसके सूत्र हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखिए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो यह तो आपको परिभाषा पहले से भी आइडिया है कि एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित है। एक अन्य आवेश को उस आवेश में लाकर रख दिया जाए तो वो जो अन्य आवेश है वो भी उन आवेशों की तरह आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता हो, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझा होगा कि यह एक ऐसा एरिया है या फील्ड है, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे आवेश। अब कह रहा है कि एक अन्य आवेश है जो Qn है, इस Qn आवेश को यहां लाकर रख दें तो इन आवेशों की उपस्थिति के माध्यम से यह आवेश भी क्या है, आवेशित हो जाता है, जैसे बोलते हैं उसको विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए, नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसको ई से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F × Q0। तो इसकी जब परिभाषा बनाते हो, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, दिशा का ज्ञान भी होता है और मान भी होता है। तो आपको इस ई से क्या क्या पता चल गया, एक तो पता चल गया कि यह एक तो सदिश राशि है, और सदिश राशि के अलावा इसका जो मात्रक है वो पता चल गया कि न्यूटन × कूलाम है। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन × कूलाम या वोल्ट मीटर। और इसकी विमा क्या होगी, ध्यान से देखो, यहाँ से निकाल लेते हैं m1 L1 T⁻², यहाँ जाएगा A1 T1। इस विमा को कंप्लीट लिखोगे तो क्या जाएगी, m1 L⁻2 T⁻³ A⁻−1, ये इसकी विमा हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संकेत, इसका सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से आपने परिभाषा बना ली कि एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल या अनुभव किया गया बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से व्यक्त किया जाता है। और यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान भी होता है और मान भी होता है, और ये इसका मात्रक है न्यूटन × कूलाम या वोल्ट × मीटर होता है। इसकी विमा ये हो गई। ये तो आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ विद्युत बल रेखाएं पूछ लेते हैं कई बार आपसे। विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरह की हैं। देखो, ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जब कोई बल रेखाएं इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पर्श करती हुई गुजरती है तो वो काल्पनिक रेखाएं या वक्राकार रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जिस स्थिति से गुजरती है या स्पर्श करती हुई निकलती है उसे बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। इनमें आपको गुणधर्म पूछ लेते हैं कई बार कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर दो बिंदु स्थित होंगे। जैसे आपके पता है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी जो कि असंभव है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि इसकी जो स्थिति का पता नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे को काटते नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। और एक आपको यह पता चल गया कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास में होती है वहाँ उसका घनत्व ज़्यादा होता है, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस क्षेत्र का घनत्व कम होता है। यह तो आपकी हो गई विद्युत बल रेखाएं। अब मैं इस वीडियो को यहीं क्लोजअप करते हैं, क्योंकि कल टॉपिक लेते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर की क्या, एक तो आपको समरी तैयार हो गई, इनसे छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो गए आपके, और साथ में
11th क्लास की शुरू कर रहे हैं सोमवार से, तो आपको डबल वीडियो मिलेंगे, एक 12th क्लास का, एक 11th क्लास का। 11th क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी कोई डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स डाउट्स है 12th से संबंधित या 11th से संबंधित, 11th के तो अभी वीडियो आए नहीं, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। और वीडियो का जो टाइम है वो मॉर्निंग समय आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग समय 6 बजे हम अपलोड कर देते हैं, 6 बजे के बाद आप कभी भी देख सकते हो, ऑनलाइन रहता है वीडियो, आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात यह है, इस वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें, जो साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो 10th के बच्चे हैं या कंपटीशन संबंधित हैं, एयरफोर्स की जो तैयारी करना चाह रहे हैं या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं या IIT मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनसे संबंधित ये पार्ट कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं। जो फिजिक्स है वो बायोलॉजी वालों के भी यूज़ होती है और मैथ वालों की भी यूज़ होती है। जो NIT का कोर्स कर रहे हैं, नीट का कोर्स है, IIT मेंस है, एयरफोर्स है, नेवी है, NDA है, इनमें क्या है ये फिजिक्स के पार्ट पूछते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत योगदान पार्ट होगा, क्योंकि समरीज ले रहे हैं। समरीज में ज़्यादातर ये कंपटीशन में काम में आते हैं, ऐसे उस तरह से पढ़ाया जाता है, इनसे संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर वीडियो मेरी आती रहेगी, और जो भी कोई डाउट्स कमेंट्स हैं वो कमेंट्स के माध्यम बता दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।